हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अगले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद में अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या होगा, जंतुओं में श्वसन यानी रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। तो प्लांट में हम रिस्पायरेशन पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से प्लांट रिस्पायर करता है। तो एनिमल्स में अब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे किस किस प्रकार से के एनिमल्स होते हैं अलग अलग, जिनके अंदर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। पहली चीज तो ये है कि रिस्पायरेशन का डेफिनेशन वगैरह आपको मालूम ही होगा क्योंकि आपको बताया गया है। इसके अलावा टाइप्स, एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो ये सब चीज डिस्कस नहीं करेंगे। मेन मेन पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाएगा जो काफी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से कई क्वेश्चन हैं जो काफी पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिए और फुल वॉच करने के बाद में जो इसमें महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो उनको नोट भी करिए और लाइक और कमेंट करने में शर्माइए नहीं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं तो उनके अंदर रिस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। पहली चीज तो ये है कि जो रिस्पायरेशन है तो इसको एनिमल्स में जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ब्रीथिंग की प्रक्रिया होती है, ब्रीथिंग यानी कि गैसों का जो एक्सचेंजिंग होता है, जैसे ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये वास्तव में है क्या, रिस्पायरेशन का एक भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। और इसके बाद में रिस्पायरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है जो सेलुलर लेवल पर, कोशिकीय स्तर पर जाकर कंप्लीट होती है। तो ब्रीथिंग में दो पॉइंट होते हैं, कौन कौन सा। एक तो इंस्पायरेशन यानी कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं तो क्या हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक्सपायरेशन हो गया। तो दो प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो रिस्पायरेटरी आर्गन होते हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि आपको मालूम ही है कि एनिमल्स के अंदर आर्गन होते हैं, सिस्टम होते हैं जिनके माध्यम से अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो इस तरह से कई सारे सिस्टम है। तो उसी में एक है रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्या है कि सभी प्रकार के एनिमल्स में जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर तो सिस्टम नहीं है, लेकिन अंग होते हैं जिनके माध्यम से, ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, इनके माध्यम से रिस्पायरेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स पाए जाते हैं तो उनमें रिस्पायरेशन किस प्रक्रिया के माध्यम से, किस अंग के माध्यम से होता है। तो चलिए पहला देखते हैं। ये हमने लिखा है रिस्पायरेटरी आर्गन यानी जिसके माध्यम से श्वसन होगा। और ये क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण कि किसके अंदर ये होता है। तो जी पहला देखिए, जर्नल बॉडी सरफेस। जर्नल बॉडी सरफेस यानी कि शरीर की सतह के माध्यम से रिस्पायरेशन करने वाले एनिमल्स क्या हैं। तो जैसा कि आप एनिमल्स किंगडम पढ़े हैं, फाइलम पढ़े हैं आप, तो स्पंज है, स्पंज को हम क्या बोलते हैं, ये किस फाइलम में आते हैं, पोरीफेरा में आते हैं। तो स्पंज। इसके अलावा सिलेंट्रेट्स अगला फाइलम है जिसको हम सिलेंट्रेटा कहते हैं, निडेरिया कहते हैं। तो सिलेंट्रेट्स भी, सिलेंट्रेट्स जो एनिमल्स हैं वो इस प्रकार का रिस्पायरेशन करते हैं बॉडी सरफेस के माध्यम से। इसके अलावा फ्लैट वर्म आप पढ़े हैं, प्लेटी हेलमेंथीज, जिसमें क्या आता है, फ्लैट वर्म यानी कि चपटे क्रीम आते हैं। तो ये भी बॉडी सरफेस के माध्यम से क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है क्यूटिकल, इसको हम स्किन कह सकते हैं, बाई स्किन क्यूटिकल। तो क्यूटिकल के माध्यम से कौन रिस्पायर करता है, आर्थवर्म यानी जिसको आप केंचुआ कहते हैं सामान्य नाम। और इसके अलावा फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर जो है क्यूटिकल के माध्यम से रिस्पायरेशन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। इसके बाद में क्या है, ट्रेकियल टिब्यूल। तो जितने आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, और एरियल जो होते हैं, एरियल इंसेक्ट, उनके अंदर जो है ट्रेकियल टिब्यूल के माध्यम से रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर, कीटों के अंदर, ठीक। इसके बाद में गिल्स। तो ये तो पॉपुलर है, आपको मालूम ही होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं और मोस्टली फिशेस, उनके अंदर गिल्स के माध्यम से रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जैसे प्रॉन और मोलस्क, फिश, मोलस्क है, फिश है, आर्थ्रोपोड्स हैं,
इनके अंदर जो है ये जब एक्वेटिक यानी कि जलीय होते हैं, जितने आर्थ्रोपोड्स जलीय हैं, मोलस्क है, फिश है, तो इनके अंदर रिस्पायरेशन करने वाला जो अंग है वो क्या है, गिल्स है। और ये बेल डेवलप क्या है, लंग्स, फेफड़े हैं। फेफड़े के माध्यम से किसके अंदर, रेप्टाइल्स, सरीसृप, बर्ड्स और मैमल्स, स्तनधारियों में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में फेफड़ों के माध्यम से क्या होता है, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि सॉरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव का जो श्वसन तंत्र है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसके कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ये मतलब जो रास्ते होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, जो नाल है एक, तो उसके कई पार्ट होते हैं। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पढ़ेंगे हम अलग अलग पार्ट, और ये मेन है, मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स, तो इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की। तो ये कहां से शुरू होता है, नोज एंड नासल पैचेज। नोज क्या है, ये पहला क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, जिसके माध्यम से हम इंस्पायर करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, यानी कि वायुमंडल से हम क्या करते हैं, गैस को अंदर खींचते हैं। तो पहला पार्ट क्या हो जाता है, नोज, या इसको हम क्या कहते हैं, नासल पैसेज के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसकी कुछ विशेषता है। ह्यूमन हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग, यानी कि मानव में दो क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग पाया जाता है। इसे मैं अपनी बॉडी में आपको बताता हूँ। देखिए ये नोज है, और नोज में ये दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग ये है, एक ओपनिंग ये है। तो क्या कहा गया है, पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग द अपर लिप्स, यानी ऊपरी ओंठ के ऊपर, लिप्स जो है अपर लिप, ओंठ, और ओंठ के ऊपर दो क्या है, ओपनिंग है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये नॉसल पैसेज का काम करते हैं, पैचेज का काम करते हैं, रास्ता देने का काम करते हैं। और इसको डिवाइड किया गया है, इट डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। तो इसके 3 रीजन होते हैं, 3 क्षेत्र हैं। वो क्या क्या क्षेत्र हैं, तो पहला है वेस्टिब्यूलर रीजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्टिब्यूलर रीजन क्या है, किसका बना है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्किन है, इसमें हेयर्स है, और इसमें क्या है, सिबेसियस ग्लैंड है। ठीक, स्किन और हेयर्स, ये जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये वायु के साथ आए, बाहर से जो डस्ट आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, उनको रिस्पायरेटरी ऑर्गन के अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, जो जिनकी अपनी अहम भूमिका होती है। इसके अलावा स्किन है, त्वचा है, और सिबेसियस ग्लैंड होता है, जहां से बहुत म्यूकस का स्राव होता है। जब जैसे आपने देखा होगा कभी, जब हमको हमारे नाक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, या कभी हमको जो है सर्दी होती है तो जुकाम हो जाता है, जिसको नाक बहना कहते हैं। नाक बहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नाक नहीं बहेगी तो क्या होता है, नाक बहने से क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल फंसे होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर या ट्रेकिया के अंदर, वो उस दौरान वहां से उत्सर्जित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो नाक का बहना भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद में रिस्पायरेटरी रीजन होता है, और इसके अलावा क्या होता है, तीसरा ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है यहाँ पर, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, या एक यहाँ पर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं सिनिड्रियन मेम्ब्रेन। सिनिड्रियन मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या है, सिनिड्रियन मेम्ब्रेन है, कहां पर है, ऑल्फैक्टरी रीजन में है। क्या है, सिनिड्रियन मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये मॉइस्चर को कंटेन करके रखती है, जिससे बाहर से आने वाली गर्म वायु जो होती है वो ठंडी हो जाती है, जिससे हमारे फेफड़े में कोई नुकसान नहीं होता है। या बाहर से आने वाली ठंडी वायु जो होती है वो गर्म हो जाती है, ठंडक के दिनों में गर्म हो जाएगी, गर्मी के दिनों में ठंड हो जाएगी, तो इससे हमारे फेफड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं।
तो अगले पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला रीजन क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, यानी कि ये जो वेस्टिब्यूलर रीजन है, ऑल्फैक्टरी रीजन है, इनके बाद में क्या आता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, यानी कि जो बक्कल कैविटी है और जो फेरेंजियल कैविटी है, तो उन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा गया है, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसके दो पार्ट हैं, क्या है बक्कल कैविटी है एक तो, और दूसरा क्या है फेरेंजियल कैविटी है। तो फेरेंजियल कैविटी किसका भाग है, फेरिंग्स का भाग है, और बक्कल कैविटी किसका भाग है, वो माउथ का भाग है। तो जहां पर ये ज्वाइंट होती है, जहां पर इनका जंक्शन होता है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं बक्कल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में बिटवीन द बक्कल एंड नासल कैविटी, बिटवीन द बक्कल एंड नासल कैविटी हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट इज प्रेजेंट। डाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो बक्कल कैविटी की चर्चा होती है, बक्कल कैविटी की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, तो वो सब चीजें हैं जो रिस्पायरेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर टर्म आया है तो इसलिए बता रहा हूँ। और इसके बाद में क्या है कि द टर्मिनल पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड एबुला। टर्मिनल पार्ट जो सॉफ्ट पैलेट का होता है उसको हम क्या कहते हैं एबुला कहते हैं। जैसे आप माउथ को अपने ओपन करते हैं तो क्या होता है कि एक लटकी हुई संरचना पाई जाती है बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं एबुला कहते हैं। इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए, इसे मान लेते हैं ये संरचना है ये आपके माउथ की, तो यहाँ पर एक इस तरह से एक लटकी हुई संरचना होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को इबुला कहते हैं। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, इसके बाद में फायरिंग्स का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आता है। फायरिंग्स जो है डाइजेशन जब पढ़ते हैं तो तब भी आपको फायरिंग्स पढ़ना पड़ता है, रिस्पायरेशन आप पढ़ते हैं तब भी आपको फायरिंग्स पढ़ना है। क्योंकि फायरिंग्स के कितने भाग होते हैं, फायरिंग्स के 3 भाग होते हैं। क्या क्या होता है, पहला ओरोफेरिंग्स, नोसोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, यानी कि ओरल कैविटी का जो पार्ट है उसको ओरोफेरिंग्स कहा गया है। नोज का लास्ट का जो पार्ट होता है उसको हम नोसोफेरिंग्स कहते हैं। और तीसरा जो है जहां लैरिंग्स होता है तो वहां जो फेरिंग्स पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, नोसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स रीजन में क्या होता है कि वहां पर गिवलेट होते हैं, गिवलेट्स होते हैं, और वहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं ग्लाटिस एपिग्लाटिस कहा जाता है। तो वो भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करते हैं रोकने का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लैरिंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, क्योंकि इसी का एक भाग है तो बात कर लेते हैं लैरिंग्स वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा लैरिंग्स जो है वो काम कर रहा है। ये क्या है, यहाँ पर क्या है लैरिंग्स, यानी कि एक बॉक्स है जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, और ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको एडम एप्पल कहा जाता है, हिंदी में इसको टेटुआ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है लैरिंग्स है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बोल पाते हैं। देखिए अब बोलते कैसे हैं, तो यहाँ पर साउंड बॉक्स के अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं, उसी के वाइब्रेशन से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। जैसे देखिए एक है फाल्स वोकल कॉर्ड, इनको हम क्या कहते हैं वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो एक तो होता है फाल्स वोकल कॉर्ड, यानी जो एंटीरियर वाला वोकल कॉर्ड है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एंटीरियर वाला जो वोकल कॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं फाल्स वोकल कॉर्ड, और जो पोस्टीरियर वाला वोकल कॉर्ड होता है उसको बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इट इज कार्टिलेजनस बॉक्स, यानी लैरिंग्स क्या है एक कार्टिलेजनस उपास्थि का बना हुआ बक्सेनुमा संरचना है। इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कार्टिलेज, ये 4 प्रकार के कार्टिलेज से बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन से कार्टिलेज हैं, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज क्यों कहा गया है, क्योंकि आप जानते हैं गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं थायराइड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड।
तो वहां पर कार्टिलेज होता है, इसलिए कहा गया है थायराइड कार्टिलेज। ये कितना होता है? सिंगल होता है, लार्जेस्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि लैरिंक्स की सबसे बड़ी कार्टिलेज क्या है, तो आप बताएंगे थायराइड कार्टिलेज। सिंगल है, लार्जेस्ट है और आकार कैसा होता है? कैपिटल सी आकार का होता है। दूसरा क्या है? क्रिक्वाइड कार्टिलेज। क्रिक्वाइड कार्टिलेज ये कितना है? ये सिंगल ये भी है, लेकिन इसका जो शेप है यानी इसका आकार जो है वो रिंग शेप्ड का है, गोलाकार है, रिंग शेप। अगला है एरिटिनोइड। एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज जो है वो कितने होते हैं? 1 पेयर। और इसका आकार कैसा होता है? पिरामिड लाइक। पिरामिड लाइक का मतलब ये है कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिड लाइक बोलते हैं। तो ये एरिटिनोइड जो कार्टिलेज है कैसे हैं? पिरामिड लाइक है। और अगला है कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी ये कितने हैं? 1 पेयर है और नोड लाइक होते हैं, यानी गांठ के समान। नोड का मतलब क्या होता है? गांठ। तो गांठ के समान होते हैं, इसलिए कहा गया है नोड लाइक। ओके, इसके बाद में अब हम बात करते हैं ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। तो ट्रेकिया की लंबाई क्या होती है? इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ट्रेकिया की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इन द ट्रेकिया 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट, यानी कि जो ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के इस पूरे ट्रेकिया में सी आकार के कार्टिलेज होते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? तो 16 से 20 कार्टिलेज की संख्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, तो यहाँ पर आप फेफड़े की संरचना को समझ सकते हैं। और ये पार्ट क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया वाला जो पार्ट है ये सी शेप्ड कार्टिलेज का बना है, और कार्टिलेज की संख्या कितनी हो सकती है? तो 16 से 20 हो सकती है। इसके बाद में एक पॉइंट और समझिए आप, ह्यूमन लंग्स यानी कि मानव का जो फेफड़ा है, तो उसकी क्या विशेषता है? तो देखिए फेफड़ा कितना होता है? 2 होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। फेफड़ा होता कहाँ है? तो हमारे बॉडी में 2 कैविटी पाई जाती है, थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। तो फेफड़े किसमें है? थोरेसिक कैविटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वक्ष गुहा कहते हैं। फेफड़े के ऊपर प्रोटेक्शन है किसका? पसलियों का। पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं, यानी टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। तो राइट लंग्स जो है उसका भार कितना होता है? 625 ग्राम। देखिए दोनों 2 फेफड़े हैं हमारे शरीर में, लेकिन दोनों का जो वजन होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों फेफड़ों का जो वेट है, भार है, वो एक समान है, नहीं। जो दाहिना वाला फेफड़ा है उसका भार ज्यादा है, जो बायां वाला फेफड़ा है उसका भार कम है। कम क्यों है उसको आगे हम बताएंगे क्यों है। राइट लंग्स की भार कितना है? 625 ग्राम है। और लेफ्ट लंग्स का भार कितना है?